नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। वक्त है देश हित का, लेकिन आज हम एक विशेष चुनावी कवरेज कर रहे हैं क्योंकि देश अब 24 के इलेक्शन मोड में आ गया है। आज 26 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। 2004 में कांग्रेस और दूसरे दलों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया था उसका नाम यूपीए था। पुरानी कहावत है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन राजनीति में नाम की लड़ाई बेहद अहम होती है। कहा जा रहा है कि विपक्षी दलों ने भी अपने गठबंधन का नाम बदला है, तो इसके कुछ कारण होंगे। क्या ऐसा करके यूपी अपने 10 सालों के शासनकाल में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से पीछा छुड़ाना चाहता है? क्या ऐसा करके ऊंची महंगाई दर और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े राजनीतिक हमलों को हमेशा के लिए इतिहास के कूड़ेदान में दफना दिया गया है? और सबसे बड़ी बात यह कि क्या 2024 के चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने नाम के सहारे नई ब्रांडिंग करके बेहतर शुरुआत की कोशिश की है? हालांकि पीएम मोदी ने आज ही विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इन 26 दलों ने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, लेकिन माल कुछ और है। तो क्या विपक्षी गठबंधन ने वाकई लेबल बदलने की कोशिश की है या फिर आज बीजेपी के सामने एक नई लकीर खींच दी है? पड़ेगा, लेकिन नाम अच्छा है और प्रधानमंत्री इसी नाम को पहले ही उन्होंने सुबह ही टारगेट कर दिया। कैसा है? कहा है लेबल कुछ माल कुछ। क्या लेबल कुछ माल कुछ बीजेपी प्रूव कर पाएगी? क्या कांग्रेस इंडिया नाम को लेकर आगे बढ़ेगी और इसे राष्ट्र मान पाएगी? राष्ट्र के नाम, जो राष्ट्रवाद की जो परिभाषा होती है वो भी आजकल चुनाव के अंदर बहुत चलती है, तो बीजेपी के राष्ट्रवादी नैरेटिव से कैसे मुकाबला करेगी ये कांग्रेस वाले बताएंगे। अब सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। सुबह उन्होंने देश में जो भ्रष्टाचार है कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने विपक्षी गठबंधन को भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन बताया था और बड़ा तीखा हमला किया था। उनका कहना था लेबल कुछ और है रहता है इनका, जैसे नाम इंडिया दे दिया लेकिन अंदर माल कुछ और है। देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है, इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। साथियों, इस बैठक की एक और खास बात है। अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है
तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाकर बुलाया जाता है। अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है, तो उसकी बड़ी आवाभगत होती है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह साहब हैं, मेरे साथ अतुल लोंडे पाटिल साहब हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मानव जायसवाल साहब हैं, टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मेरे साथ राजेश भट्ट जी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मेरे साथ राजीव रंजन जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के, और दीप कमल जी हैं जेजेपी से, जो कि हरियाणा की पार्टी है, दुष्यंत चौटाला जी की, उससे मेरे साथ है। शुरुआत में प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट दिखाया, तो अतुल लोंडे पाटिल जी आपसे ही करूंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी आवाज, राष्ट्रवाद, इसके अलावा राष्ट्रवाद के अलावा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विदेशों में लीडरशिप, विदेशों में हमारी जो साख बढ़ी है वो, और साथ ही साथ ये कहना जब वो 80-20 की राजनीति पर ले आएंगे तो अतुल लोंडे पाटिल जी आपका सेक्युलरिज्म का मामला गड़बड़ा जाएगा, फिर तो 80-20 हो जाएगा सीधे। क्या कहेंगे इस पर कि हिंदू मुसलमान में बांटकर बीजेपी जीत ले जाती है? इस बार भी कर लेगी, क्योंकि उनको जय श्री राम कहने से कोई आपत्ति नहीं, और जय श्री राम तो होने जा रहा है मंदिर बनने के बाद। देखो, जय सिया राम। देखिए दीपक जी कैसा है, अगर ये जो भाषण दे रहे थे तो एक उंगली विपक्ष की तरफ दिखा रहे थे, 4 उंगली और ये अंगूठा उनके तरफ जा रहा था। थोड़ा अपना लेफ्ट और राइट देख लेते ना तो उन्हें पता चल जाता है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार और जो 20 लाख करोड़ के जो आरोप जो किए हैं वो 9 साल के बाद भी चालू है, तो उनके ही इर्द गिर्द जो है वो सारे लोग बैठे हुए दिखाई देते। 27 जून को नेचुरली करप्ट पार्टी, ऐसे वो 2014 में भी कहा था, वो उनके आजू बाजू बैठे थे। तो परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये सारी बातें जो है वो नरेंद्र मोदी जी को लागू पड़ती है। आपने तो देखा है वो तो कपड़ों से पहचान लेते लोगों को। तो 80-20 की राजनीति में अभी ऐसा हो गया, 80 भी साथ में नहीं रहे और 20 भी साथ में नहीं रहे। तो कर्नाटक के जो मुद्दे थे वो बेरोजगारी के 40% का करप्शन का जो तमगा लगा था, वो तमगा बीजेपी पे लगा था और किसी पार्टी ने नहीं लगाया था, वो कांग्रेस ने नहीं लगाया था, वहां के कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने, और वहां के जो मठ के जो डिंगलपति जो है उन्होंने खुद लगाया था। पत्र लिखे गए थे, सुसाइड हुई थी, लेकिन किसी को कोई सजा नहीं होती है, क्योंकि आप अगर भाजपा में हो तो आप राष्ट्रवादी हो, और अगर आप भाजपा में नहीं हो तो भ्रष्टाचारी हो और परिवारवादी हो। तो ये दोगलापन जो है वो अच्छे से पहचानते हैं। देखो क्या परिस्थिति आई है मोदी जी पे, एक अकेला सब पे भारी। पार्लियामेंट में कहा था ना, वो चिराग पासवान की पार्टी तोड़ी थी पासवान जी के देहांत के बाद, उसी के गले पड़ना पड़ रहा है, फिर से उसी को ले जाके लाना पड़ रहा है। 24 दल ऐसे है जिसका 0 है, और आप कहते हैं कि 1 मिनट आखिरी मुद्दा, और कहते हैं कि जाति पाति की राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस, लेकिन आपके ही विश्लेषण में आया है कि सारी छोटी मोटी जातियां जो है उन्होंने जोड़ ली है। आज का 2024 का चुनाव लोकतंत्र बचाने का है, संविधान बचाने का है, आम आदमी का अधिकार बचाने का है, बेरोजगारी हटाने का है, महंगाई हटाने का है, और चंद लोगों में जो संपत्तियां बांटी जा रही है उसको रोकना है और लोगों को राहत दिलाना है। यह मुद्दा है, और जनता उनके खिलाफ है। जनता खिलाफ है ये कहना है आरपी सिंह जी, बताइए क्या कहेंगे। और नाम भी इन्होंने रख लिया इंडिया। एक नेता तो गाना भी सुना रहे थे, माथे की बिंदिया ये मेरा इंडिया, वो गाना है ना शाहरुख खान, माथे की बिंदिया ये मेरा इंडिया। तो मैंने इंडिया की एक डेफिनेशन मैंने भी पोस्ट किया है, आई फॉर इटालियन, एन फॉर नक्सल सपोर्टर्स, डी फॉर डायनेस्ट, आई फॉर इस्लामिस्ट, ए फॉर आंदोलनजीवी। इसमें सब लोग आ जाते हैं, सोनिया गांधी से लेकर लेफ्ट पार्टी से सपोर्ट करती हैं, तेजस्वी यादव, लालू यादव, IUML और केजरीवाल साहब, ये सब वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनके नेता लोग जेल में हैं या बेल में हैं, और सब पार्टी से आप गिना लीजिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों बेल पर, अरविंद केजरीवाल के 2 नेता सिसोदिया और सुरेंद्र जैन जेल में, ममता बनर्जी के 2 मंत्री जेल में, एक भतीजे के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, DMK के 2 मंत्री अभी कष्ट में हैं, एक कोर्ट में गए हैं, दूसरे कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे होंगे। तो दिखता है कि सबके सब लोग वो लोग इकट्ठे हुए हैं जिनको भ्रष्टाचार से अपने ट्रैक बचाने हैं, और इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं। और दूसरी बात, अगर याद हो राहुल गांधी ने क्या कहा था, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। वो भारत नहीं मानते, वो ये नहीं मानते कि भारत सनातन है, भारत पुरातन है ना,
इंडिया तो 1947 में बना था, उनके हिसाब से वो यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, और वही भाषा एग्जैक्टली वही भाषा अमृतपाल सिंह जो खालिस्तानी, वो भी वही कहता था, इंडिया तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इसलिए पंजाब को हम अलग से यूनियन मानेंगे, अलग चलाएंगे। ये उसके बिल्कुल हुबरू शब्द है एकदम। परंतु जो मूल मुद्दा है कि किस प्रकार के लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, जरा अभी अधीर रंजन चौधरी जी क्या कह रहे थे, कितने लोग, लोंडे साहब मैंने आपको टोका नहीं, अच्छी बात है ना, ये अभी ताजा असर हो गया आपके ऊपर आम आदमी पार्टी का। वो क्या कह रहे थे अधीर रंजन दा कि हमारे कितने कार्यकर्ता मार दिए बंगाल के अंदर, गिनती गिना दीजिए इनको, मेरे पास तो 12 की गिनती है, ऊपर ज़्यादा हो जाए और हो तो मुझे जानकारी नहीं। अभी सोनी नाम से किनके उप मुख्यमंत्री हैं पंजाब में, वो आम आदमी पार्टी ने जेल में डाल दिए, और एक और मंत्री थे पहले आशु, वो भी जेल में है, शायद बेल में, मुझे पता नहीं वो भी जेल या बेल पे हैं। ऐसे ही केरल के अंदर एक इनके अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनको लेफ्ट पार्टी ने जेल में डाला है। ये हाथ मिला लें, गले मिल लें। आपको याद है ना बुआ और भतीजे का जोड़ी, तब यह कहा जाता था कमाल हो जाएगा, ये परमुटेशन ऐसा हो गया कि बस इसका तो कोई तोड़ नहीं होगा। नीचे कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिलेंगे, आप करते रहिए जो करना है आपने करना है, करते रहिए। विचारधारा क्या है वो नहीं, आपका एजेंडा क्या है, एजेंडा भी दे देता हूँ आपको। एजेंडा अभी इनके आरजेडी के विधायक हैं नेहलुद्दीन, क्या कहते हैं, हमारे बच्चे आत्मरक्षा में अगर बम बनाते हैं तो क्या बुरा करते हैं, उनको बम बनाने की छूट होनी चाहिए। आज तक कभी राहुल गांधी से लेकर नीतीश कुमार से लेकर किसी अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी ने एक बयान दिया कि ये देश का एजेंडा नहीं हो सकता, क्योंकि इनका एजेंडा वही है। ये जो पूरे इन्होंने इस पूरे नाम के अंदर एक वर्ड जोड़ा जिसके कारण से वो दिखता है कि एजेंडा वही है। असल में क्या है कि हमने किस प्रकार से लोगों को एक पर्टिकुलर वोट बैंक की चिंता करनी है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार करना है, और तीसरा किस प्रकार से हमने अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, सिर्फ इस बात की चिंता है, इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है अतुल लोंडे जी, एक क्विक जवाब आपका, और उसके बाद में फिर मानव जायसवाल जी के पास जा रहा हूं। यही हमने कहा, ये इंडिया के खिलाफ है। राहुल जी ने अपने भाषण में कहा इंडिया वर्सेस बीजेपी हो रहा है, क्योंकि इन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट्स को समझा ही नहीं कभी। सारी अस्मिताओं को, सारी भाषा, प्रांत, विविधता, इसको इकट्ठा रखना, यानी यूनियन ऑफ इंडिया है। इंडिया दैट इज भारत, क्या भारत एक राष्ट्र है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या भारत एक राष्ट्र नहीं है? इंडिया दैट इज भारत, ये राष्ट्र नहीं मानते भारत को, बिल्कुल है ना, तो सुनिए ना, ये भारत को राष्ट्र नहीं मानते, अरे सुनो ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स तक ही मानते हैं। आपने दिखा दिया, आप बीच में बोलो मत, आरपी सिंह जी ने भारत 1947 में आया था, आप डरो मत, आपने गलती कर दी है। अरे सर, आपने गलती कर दी, आपके मुख से जो है, आपके मन में और आपके दिल में जो है सामने आ गया। मेरे दिल में आपने कहा इंडिया की डेफिनेशन आपने जो किया, जो सनातन है, जो सनातन है वो भारत है मेरे दिल में, और आपने क्या डायनास्ट, आपने भारत की पहले बदनामी की, भारत के खिलाफ आपने बोला सबसे पहले, और यूनियन ऑफ इंडिया भाषा, प्रांत, उनकी संस्कृति, इसका सबके मिलाकर भारत के संविधान की पहली लाइन है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। आपको नहीं समझता ये भारत का राष्ट्र है, क्योंकि आप उसके खिलाफ हो, अगर आप कपड़ों से लोगों को पहचानते हो, भारत संविधान के विरोधी जो है वो, अगर आप भारत समझते हो तो आप उनके साथ जाकर खड़े नहीं होते जो कहते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। राहुल गांधी जाकर खड़े हुए थे, उनको अपनी पार्टी में भी शामिल कर लिया, जो कल तक कहते थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। आज आरपी सिंह जी आपने देश के ऐसे भारत की बात कर रहे हैं क्या? कौन से भारत की बात कर रहे हैं? आपने देश के खिलाफ बात, उस भारत की बात कर रहे हैं जहां पे आप कहते हैं आप हलफनामा दाखिल करके राम तो काल्पनिक है, आप कितने राम काल्पनिक है, ये हलफनामा दाखिल किया था कोर्ट के अंदर, मैंने नहीं किया था दाखिल। दीपक जी, अगर हम सही बात कर रहे हैं तो बीच में बोल रहे हैं, बीच में बोल रहे, क्योंकि इन्होंने गलत किया है, इन्होंने देश की बदनामी की, आरपी सिंह साहब ने, इन्होंने संविधान को नकारा है, और इन्होंने आज बता दिया मैंने आपको कौन सी विचारधारा शीशा दिखाया कि वो जिसकी जो परिभाषा आपकी है वही खालिस्तानियों की भी परिभाषा है। मैंने आपको सब शीशा दिखाया, सिर्फ आपको भारत में यकीन नहीं है, आपको सनातन में यकीन नहीं है। अगर होता तो कोर्ट में जाकर तीसरे के बाद जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे लगातार बोल रहे हैं, दोनों से रिक्वेस्ट है। अतुल भाई, आरपी सिंह जी, दोनों ने अपनी अपनी बात रख ली। मैं मानव जायसवाल जी के पास जा रहा हूँ। मानव जायसवाल जी बताइए। इन्होंने बता दिया कि इनके लिए मोदी देश से बड़े हैं, इनके लिए भाजपा देश से बड़ा है, और हमारे लिए देश सबसे बड़ा है, इसलिए भारत पहले है, भारत का इंक्लूसिव व्यक्ति, ये तुमने दिखा दिया। 55 करोड़ पहले है, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, किसान मेरा बड़ा सीधा सवाल है, सब कुछ हो गया, जिनको सब कुछ हो गया, सब अच्छा हो गया, सब बढ़िया हो गया, इंडिया नाम हो गया,
आप कितनी सीट छोड़ेंगे पश्चिम बंगाल में? अधीर रंजन चौधरी की सीट छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? सहन कैसा किया इन्होंने इंडिया के डेफिनेशन गलत किया तो? पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहता हूं। दीपक जी, एक बहुत सुंदर सा दृश्य आज देखने को मिला। जिस दिन 2 दिन से कर्नाटका में जो चल रहा है, जिस तरीके से पूरा देश एक हो रहा है, जिस तरीके से जो भी आप विपक्ष जिनको बोलते हैं, ये भूल जाते हैं कि वो देश के एक बहुत ही अटूट हिस्सा है। लेकिन हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको मौका मिलता है, मौके पे जब अनावरण करते हैं एयरपोर्ट का, लेकिन एयरपोर्ट के बारे में बात नहीं करते, ऑपोजिशन की बात करते हैं। इतना भयावह स्थिति हो गया है हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए कि हम 26 लोग मिल क्या गए, हम गले मिल लिए तो इनको तकलीफ हो गई। अब ये तो तोड़ने वाली राजनीति करते हैं, इनको तोड़ना है। अब इनको भय है कि भाई हम गले क्यों मिल रहे हैं, इनको भय है कि भाई हम एक साथ क्यों बैठ रहे हैं। अरे भारत है, अनेकता में एकता भारत की विशेषता, ये समझते नहीं है, क्योंकि इनको भारत समझ में नहीं आया। 9 साल से वो एक ही बाजा बजा के लोगों को त्रस्त कर दिया। चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी ले लीजिए, चाहे गुजरात से लेके मणिपुर ले लीजिए, आज पूरा देश त्रासदी में है। कोई महंगाई की त्रासदी में फंसा है, कोई बेरोजगारी की त्रासदी में फंसा है, कोई भाईचारे की त्रासदी में फंसा है। अरे सुनिए, चुप रहने की क्षमता रखिए। कितने लोगों की हत्या कराई, कितने कांग्रेसियों की, कितने भाजपा के कार्यकर्ताओं की, कितने लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कराई आपने चुनाव के अंदर, जरा वो भी बता दीजिए। भौंकने वाला कुत्ता बोलते हैं हम इनको, अब भौंकने वाला कुत्ता है। थोड़ा संयम प्लीज लैंग्वेज। अरे वो पूछ हिलाने वाले कुत्तों, प्लीज लैंग्वेज, प्लीज पूछ हिलाने वाले कुत्तों। पूछ रख दी सीधी नहीं होगी, ये ऐसे चाटुकारिता करना चाहते हैं। ये जाके चाटी अपने मंत्री ये नहीं चल सकता। मैं डिबेट से जा रहा हूँ, मैंने कोई भाषा का अमर्यादित भाषा नहीं। मानव जायसवाल जी, मैं सॉरी, माफी चाहता हूँ, आप उठाइए डिबेट में। मानव जायसवाल जी, प्लीज। सड़क पे जैसे होता है ना, वो सड़क वाले लोग हैं। आप सड़क पे उतरिए, काम करिए, जाइए दिल्ली में सफाई करिए, नहीं होगा आपसे। दीपक भाई, इनसे कहिए माफी मांगे, नहीं तो ये चलेगी नहीं डिबेट में। माफी चाहता हूँ, पूरी डिबेट में हल्ला करूंगा मैं फिर। और सुनिए, बीच में भौंकना बंद करिए। दीपक भाई, मानव जी प्लीज संयम से शब्दों का इस्तेमाल करें। आप दोनों बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप दोनों चुनाव लड़ने वाले 24 में अगर भाषा की मर्यादा नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे हम, बताइए। मानव जी ना करिए था, आरपी भाई नहीं करेंगे, मैंने बोल दिया उनको और रिक्वेस्ट भी की थी आपके कहने से पहले उनसे। सालों से आपके संपर्क में हूँ, कभी भी मैं अशुद्ध भाषा इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन अगर ये भाषा इस्तेमाल करेंगे, ये दिखता है कि किस सोच से आते हैं, किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं, किस आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। आज इन्होंने प्रदर्शित कर दिया उस आइडियोलॉजी को, उस पूरी विचारधारा को दिखा दिया उन्होंने अपनी को। आपने, मैंने आपको सर यही तो पूछा था। नहीं मानव जी, ये लैंग्वेज नहीं प्लीज। मानव जी, ये लैंग्वेज नहीं प्लीज। ऐसी लैंग्वेज नहीं मानव भाई, प्लीज। दीपक जी, पूरा देश जिस त्रासदी में है, ये नहीं चलेगा, ये भाषा नहीं चलेगी दीपक, इस भाषा के साथ डिबेट नहीं चल पाएगी। मैं खुद कह रहा हूँ नहीं चलेगी भाई, आरपी सिंह साहब, मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होने के चलते दोनों को संयम रखना चाहिए। आप दोनों नेशनल टेलीविजन पर है, देश के सबसे पुराने और सबसे बड़े चैनल पर है। देश भर जी चैनल देखते हैं और डिबेट देखते हैं। किस प्रकार की भाषा आज टीएमसी के प्रवक्ता इस्तेमाल कर रहे हैं दिख रही है। इनको सहन नहीं होती कि कोई इनको सच्चाई दिखा सके। इन्होंने हत्या कराई लोगों की, वो दिखा सके, बात कर सके, इनको शीशा दिखा सके, वो इनको सहन नहीं होता। और अगर आप इनको डिबेट में रखना चाहते हो और ये माफी नहीं मांगेंगे अपनी भाषा के लिए, तो आप रखिए, मुझे माफी दीजिए, आप चलाइए डिबेट, और हम सोचेंगे कि हमने अगली बार से इनके साथ डिबेट में आना या नहीं आना। नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये है इंडिया। और सुनिए आरपी सिंह जी, मुझे नहीं। अच्छा, मैं दोनों को रोक रहा हूँ, प्लीज। बहुत ज्यादा व्यक्तिगत हो रहा है, प्लीज मत जाइए इसमें। मानव जी, मैं पहले आपसे कहूंगा, शुरुआत आपने करी थी। मानव जी, अब रुकिए, मुझे बताना पड़ेगा इंडिया का मतलब क्या है। अब आपको बताते हैं क्या कहता है इंडिया, यानी इंडिया नाम से विपक्षी दल ने कैसे एनडीए को चुनौती देते हुए बड़े बयान दिए। इंडिया नाम रखा है उन्होंने, इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है। भाजपा कैन यू चैलेंज इंडिया? इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा।
इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज देश में हर आदमी दुखी है। कुछ लोगों का ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है। देश हमारा परिवार है। अब आरोप ये लगता है ये परिवारवादी पार्टी है, परिवारों को बचाने के लिए ये पूरा का पूरा अलायंस हुआ है। राजीव रंजन जी, आप तो परिवारवाद के संग खिलाफ हैं, लेकिन आपके साथ जितनी भी पार्टियां खड़ी हैं, क्या वो परिवारवादी नहीं है? क्या वो सिर्फ एक परिवार के आधार पर नहीं चल रही हैं? दीपक जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा परिवारवाद के खिलाफ कम से कम अपने भाषणों में तो मुखर दिखते रहे हैं, लेकिन एक ही दल के दो टुकड़े उन्होंने कराए। दोनों ही दल परिवारवादी हैं। चिराग पासवान जी से आज गले मिल रहे थे। इसके पहले जीतन राम मांझी जी का भी स्वागत हुआ। कोशिश उनकी है कि किसी तरीके से वो अकाली दल के करीब आ जाएं। और देश में अनेक परिवारवादी दल जो इन्हें घास डालने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इनकी ओर से लगातार ये कोशिश जारी है कि इनके तथाकथित मोर्चे, जिसके अनेक राजनीतिक दलों की जमीनी तौर पर कोई पहचान नहीं है, उस संख्या में कुछ इजाफा उनके जरिए हो सके। भ्रष्टाचार और परिवारवाद, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को अपने भाषणों से ये दो अहम सवाल, अब पार्टी विद डिफरेंस के वो सर्वमान्य नेता हैं, उन्हें अब ये निकाल देना चाहिए। अजीत पवार जैसे लोग, जिनको कल तक वो ये हम तो नहीं कहते थे, वो 70,000 करोड़ की बात करते थे, और ऐसे अनेक उदाहरण। मुझे नहीं लगता है कि आज भी जिन 20 लाख करोड़ के आरोपी, तथाकथित आरोपी नेताओं पर चुटकियां ले रहे थे, इनमें से कोई दल अगर इनके साथ जाने की इच्छा रखे, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी खुद आगे बढ़ करके गले लगाने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए कि सवाल ये नहीं है कि परिवारवाद या भ्रष्टाचार, बड़े मुद्दे क्या है। एनडीए की 25वीं वर्षगांठ, एनडीए को तो अकाल मृत्यु की वर्षगांठ बनानी चाहिए। एनडीए के 4 संस्थापक दल थे, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, जनता दल यूनाइटेड और अकाली दल। इन 4 में भारतीय जनता पार्टी अकेले बच गई है। और यह भी भारतीय जनता पार्टी अटल जी के जमाने की भारतीय जनता पार्टी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो ये काम खत्म करना चाहिए, दूसरी तरफ परिवारवाद और भ्रष्टाचार, और तीसरी बात जो बेहद अहम है कि इंक्लूसिव, अगर हमने कहा, अपने इंडिया में इंक्लूसिव शब्द को इस्तेमाल किया है, तो ये इंक्लूजन क्यों जरूरी है? जिस देश की बहुरंगी संस्कृति, जिस देश का स्वर्णिम इतिहास रहा है, जहां काजी नजरुल इस्लाम और रविन्द्रनाथ टैगोर की धारा बहती हो, ठीक है, उस देश में एक अल्पसंख्यकों को लेकर के जो नफरत का वातावरण पैदा किया गया। और जय श्री राम, मैं तो कहूंगा जय श्री राम हमारे भी आराध्य हैं, हम सबके आराध्य हैं, लेकिन सियाराम क्यों नहीं? 50% महिला मतदाताओं के प्रति जो अनादर का आपका भाव है, जो आपके पितृ संगठन आरएसएस से भी साफ है कि उनके शीर्ष पर आज तक कोई महिला प्रधान नहीं हो पाई, और आपको भी जब भी अवसर मिला, सुषमा जी तो देश की प्रधानमंत्री हो सकती थी, आपने वो अवसर छीन लिया। तो ये 50% महिला मतदाताओं के लिए भी ये एक बड़ा सवाल होगा। वो पूछेंगी कि इंक्लूजन का मतलब क्या है? ये आपका जेंडर बायस नहीं है क्या? एक बात आप जय श्री राम बोलते हैं, सियाराम क्यों नहीं बोलते? इंक्लूजन इंडिया सब बोल दिया। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये नीतीश कुमार जी जो सबको जोड़ने के लिए चले थे, मानो जी मैं आ रहा हूं आपका, सबको जोड़ने के लिए चले थे, आज ना फ्रेम में दिखाई दिए, ना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए दिखाई दिए। अब देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि सवाल तो हर बार उठेंगे। केजरीवाल जी निकल गए तो एक बार ये सवालों का जवाब ये है कि आज इतनी बड़ी संख्या में राजनीतिक दल जिनका वजूद है, ये नकली एनडीए का अलायंस 38 दलों का नहीं है जिनके अनेक दलों को लोग जानते नहीं हैं। ये तो अलायंस है जिसमें अनेक मुख्यमंत्री जो कई कार्यकाल पूरे कर चुके हैं,
अनेक ऐसे विपक्षी दल जो प्रमुख विपक्षी मान दल लिया हैं मैंने देश के आपकी अलग-अलग बात, पर मैं राज्यों कह रहा हूं में। नीतीश कुमार ये क्यों उनका नहीं गया गठजोड़ प्रेस है। कॉन्फ्रेंस में? क्या हो गया ऐसा? कन्वीनर ना बनाए जाने से नाराज है क्या हो? देखिए इन सवालों पर मैं नहीं समझता हूं बहुत ज्यादा कयास लगाने की जरूरत है। वो विपक्षी एकता के प्रमुख शिल्पकार हैं। उन्होंने पूरे देश के विपक्षी दलों को एकजुट करने में अहम भूमिका का निर्वहन किया है। उनकी इच्छा देश के प्रधानमंत्री पद को क्या है ये पहले भी उन्होंने बता दिया, उनकी कोई इच्छा नहीं है। हमने पॉलिटिकल रिजोल्यूशन के जरिए भी कहा और नीतीश कुमार जी ने अनेक अवसरों पर कहा। तो आशा या निराशा इन सवालों का कोई मतलब नहीं है। आज की कामयाबी देश की कामयाबी है और ये लड़ाई इंडिया बनाम एनडीए है और एनडीए की लड़ाई 150 करोड़ लोगों के इंडिया से है। ठीक है, मैं सीधे यहां से दीप कमल जी के पास चलता हूं। दीप कमल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये वाकई में इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई है? देखिए दीपक जी, इस पूरे जो कवायद है इसके पीछे मकसद तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि कांग्रेस पार्टी और जो अन्य विपक्षी दल हैं उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व और उनकी जो लोकप्रियता है वो इतनी बड़ी महसूस हुई है कि उन्होंने इसके अलावा कोई और रास्ता उनको नजर नहीं आया है। देखिए, जहां तक अब आज की स्थिति देख रहे हैं, नए नए अलायंस ये बने हैं तो नए नए सवाल सामने आ रहे हैं और इनकी शुरुआत है। आने वाले दिनों में और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें सामने आएंगी अलग अलग राज्यों से। मैं आपको दो उदाहरण इसमें देता हूं। एक तो अभी हमने टीएमसी के साथी को ही देखा कि वो कितनी आक्रामकता भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दिखा रहे हैं। बंगाल में इनकी आक्रामकता, यही आक्रामकता और हिंसक आक्रामकता कांग्रेस के प्रति भी रही है। बहुत सारे मामले वहां के हैं। और एक मैं आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूं मेरे पड़ोस का, पंजाब का, जहां पर सरकार है आम आदमी पार्टी की और नेता विपक्ष है कांग्रेस पार्टी के। अब वहां पर आगे स्थिति क्या रहेगी? क्या नेता विपक्ष और मुख्यमंत्री एक साथ मिलकर सरकार चलाएंगे या फिर पासे पल देंगे, वहां से उठकर अब उनके बीच में जाकर बैठने लगेंगे, विपक्ष की बजाय सत्ता पक्ष की तरफ जाकर बैठेंगे? इसको लेकर अकाली दल के विक्रम मजीठिया ने तो चिट्ठी लिख दी है स्पीकर साहब को पंजाब में कि इनको इनकी कुर्सी बदली है। अब इनका अलायंस हो गया है, ये नेता विपक्ष और विपक्षी पार्टी नहीं रहे हैं, इनको अब आम आदमी पार्टी के साथ बिठाइए। ऐसे ऐसे कई सवाल हैं जिनको मुझे लगता है अब कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो इंडिया के पीछे टिकना चाह रहे हैं। और ये भी मैं तो व्यक्तिगत तौर पर इस बात को एक कमजोरी मानता हूं कि इंडिया का नाम, देश के नाम का इस्तेमाल आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, उस लड़ाई के लिए करें जो हार जीत कहीं पर भी हो सकती है। राजनीति में कोई हमेशा जीतता थोड़े है। अब राहुल जी कह रहे हैं कि इंडिया कभी जीतता, कभी हारेगा नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। राजनीति है यहाँ पर तो हारने वाले लोग ज्यादा होते हैं। क्या अगर 2024 में इनका ये अलायंस सफल नहीं हुआ तो क्या ये कहेंगे कि हाँ इंडिया हार गया? ठीक है, वो इंडिया हार गया जो हमने बनाया था। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक पैकेज दिखाता हूं, आरपी सिंह साहब आप भी देखिए, सभी लोग देखिए। आज 26 विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन किया है और जरा वो भी दिखाइए आपका वो जो आपने बनाया ना, दो इंडिया वर्सेस इंडिया, एक स्पेशल 26 और खास तौर 38 वाला दिखाइए, वो ग्राफिक दिखाइए, बहुत शानदार है। आज 26 विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन बनाया। अब आपको दिखाते हैं, एक दौर वो था जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग छिड़ी हुई थी। ममता बनर्जी और लालू यादव भरी संसद में भिड़ गए थे। ममता बनर्जी राहुल गांधी पर हमलावर थी तो ममता बनर्जी पर राहुल गांधी तीखा हमला बोलते थे। पर आज वक्त बदल गया है। देखिए पहले कैसे होती थी जुबानी जंग। अगर कोई किसी ने हमारा पार्टी को क्या ऑप्शन है पूछे तो हम लोग ऑप्शन दिए थे, लेकिन ये बात नहीं है कि हम लोग जाने के लिए मौन तैयार किया था। हम लोग बाहर से जो सपोर्ट कर सकता है गवर्नमेंट को, आप लोग नहीं कर सकता है कि आप लोगों को मिनिस्ट्री का जरूरत है, हमारा नहीं है। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। सुनिए लालू जी, अदर टाइम आप विदेश में रहो तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? पॉलिटिक्स में आपको कंटिन्यूअस एंडेवर देना चाहिए। बंगाल में एक व्यक्ति पूरे के पूरे बंगाल को चलाते हैं, ना किसी से बात करती है, ना किसी से पूछती है, जो उनके मन में आता है वो कर देती है। ये जो स्टेडियम है, स्टेडियम के चारों तरफ गहलोत साहब ने अपने होर्डिंग और अपने बैनर लगा रखे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, गहलोत साहब 5 साल काम कर लेता तो ये नीच हरकत नहीं करनी पड़ती आपको। वो ऐसे ही बोलते हैं वो, जैसे कि मतलब नंबर 1 बनाऊंगा देश को,
कि भाई तुम अभी तो खाली पंजाब जीत गए हो, कुछ कारण रहे होंगे उसके, जीत गए हो, पर आप इतने घमंड हम आगे हो गए, पूरे देश में आप नंबर 1 में आ रहे हो अभी से ही। पॉलिटिक्स जो कराए वो कम है। एक तरफ इंडिया के स्पेशल 26 है, दूसरी तरफ इंडिया के सुपर 38 है। 24 की पिक्चर यही है, हम दिखा रहे हैं 24 की पिक्चर को। और मैं सीधे यहां से चलता हूं राजेश भट्ट जी के पास। राजेश भट्ट जी, पिक्चर किसकी चलेगी बताइए? नहीं, पिक्चर तो स्पष्ट है, बॉडी लैंग्वेज से ही समझ में आ रहा है कि तलखियां आपस में कितनी है आज भी। दीपक जी, ये मुखौटा वाले लोग हैं, आखिर 10 साल 5 साल पे इन्हें मुखौटा क्यों बदलना पड़ता है? ये एक बड़ा प्रश्न है। भारत की आत्मा मारने वाले लोग हैं, अब इंडिया के नाम से जाने जाएंगे। दुर्भाग्य की बात है। मैं समझता हूं कि पूरे विश्व में यह इंडिया का नाम रख के आज एक कलंकित दिवस के रूप में जो है आज घोषित कर दिया है इन्होंने। ये प्रदेशों में आपस में 2-2 हाथ करने वाले लोग हैं, आपस में द्वंद्व छिड़ा हुआ है प्रदेशों में। और आज सिर्फ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के विरुद्ध, उनके विकास के विरुद्ध, उनके विजन के विरुद्ध ये जो गोलबंदी हो रही है, ये वो लोग हैं जो अपने अपने प्रदेशों में टुकड़े टुकड़े में समाज को बांटने का काम किया है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे, ठीक है, तमाम अधिकार के आधार पर इन्होंने अपने प्रदेशों में समाज को सिर्फ बांटकर इस तरह से अब पॉल्यूट कर दिया है कि इनकी पूरी तरह से विश्वसनीयता खत्म है।